तो ये तो दिन भर का रिवीजन हो गया, पाठशाला की पहली क्लास। मोदी और योगी का विजन तो क्लियर है बॉस, लेकिन राहुल की कांग्रेस मुस्लिम वोट के चक्कर में कैसे फिर पलट गई। कल मोदी आज योगी, चुनाव में वो डबल एंट्री जो गेम पलट देगी क्या, अब इसका चक्कर। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों नेताओं की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनका विजन क्लियर है। इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह फैसला लेते वक्त इनका विजन एकदम क्लियर होता है और इसीलिए ये मजबूत फैसले लेते हैं। उन फैसलों पर न सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि उन्हें लागू करवाते हैं, चाहे इकोसिस्टम कितना ही हल्ला करे। यह मोदी योगी की ताकत है। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन को देख लीजिए, विजन दिखता नहीं, दूसरों को फॉलो करते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी दिखती नहीं, मजबूत फैसले लेने की हिम्मत भी नहीं दिखती। अगर कुछ हिम्मत जुटाकर कोई फैसला लेने की बात भी कर दे, अरे बॉस कुछ ही घंटे में ऐसे प्रेशर में आकर घुटने टेक देते हैं कि क्या बोला जाए। और इसका ताजा उदाहरण देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने क्या किया। वहां के एक मंत्री ने कह दिया कि जैसे यूपी में सीएम योगी ने दुकानों और ढाबों में नेम प्लेट लगवाना शुरू किया, वैसा ही हिमाचल प्रदेश में करेंगे। कल ही मैंने आपको यह खबर बताई थी। उन्होंने कहा भाई इससे पता चलेगा कि कौन दुकान चला रहा है, कौन ढाबा चला रहा है, इससे सब सिस्टम के अंदर आएंगे और नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या गलत बात कहे वो? किसी तरह की मिलावट करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जूस में यूरिन मिलाने और रोटी में थूक लगाने वाले डरेंगे। जब सीएम योगी ने इसे यूपी में लागू करवाना शुरू किया तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी योगी की यह बात यहां अच्छी लगी। उन्होंने कह दिया कि हिमाचल में दुकानों ढाबों पर योगी मॉडल लागू होगा। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार का हाल देखिए कि एक ही दिन में अपने मंत्री की बात से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हिमाचल में भी यूपी की तरह दुकान ढाबे में नेम प्लेट लगवाएंगे, वो आज कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे हम ऐसा। जिस मंत्री ने यह बात कही थी कि योगी मॉडल हिमाचल में लागू होगा, उसके खिलाफ तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया बॉस कि उसकी क्लास लग गई। उसे दिल्ली तलब कर लिया गया कि यह क्या क्या है हो जी, आओ जरा देखो। हाईकमान फटकार लगा रहा है। सोचिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खाने की शुद्धता बनाए रखने को लेकर एक अच्छा फैसला लें और उस पर टिक जाएं, क्योंकि इन्हें डर है कि इनका वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। इसी के डर में ये अपने ही मंत्री के फैसले से पल्ला झाड़ने में जुट गए। मतलब गजब ही चल रहा है इनका हिसाब। दुकानों पर नेम प्लेट लगवा दिया तो ये कम्युनल हो जाएंगे, मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे, और नेम प्लेट नहीं लगवाया तो आपको सेकुलर माना जाएगा। यानी खुद हर बात पे ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। क्योंकि आप देखिए कि जो हिमाचल सरकार कल तक कह रही थी कि योगी मॉडल को हिमाचल में फॉलो करेंगे, उसने कैसे बिजली की रफ्तार से पलटी मारी भाई। इन्हीं की सरकार के मंत्री कल योगी के नेम प्लेट मॉडल की तारीफ कर रहे थे, आज नेम प्लेट के फैसले पर यूटर्न ले लिया। कल कह रहे थे कि हिमाचल में भी यूपी मॉडल लागू होगा, आज कह रहे हैं कि यूपी से कोई तुलना मत कीजिए। कल कह रहे थे कि हिमाचल में भी नेम प्लेट वाला फैसला लिया जा चुका है, आज कह रहे हैं कि कोई फैसला लागू नहीं हुआ है। कल कह रहे थे कि नेम प्लेट वाले फैसले पर चर्चा हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, आज कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी, सबकी राय लेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। आप सुनिए एक बार हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कल कैसे सीएम योगी के मॉडल की तारीफ कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि नेम प्लेट का फैसला लागू हो गया, आज कह रहे हैं कि योगी मॉडल अलग है, हिमाचल में फैसला अभी लागू नहीं हुआ है। देखिए जरा 24 घंटे के अंदर कैसे जो है यू टर्न लिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, पक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, मंत्रियों को भी लिया गया है, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो स्ट्रीट वेंडिंग का हम निकालेंगे ताकि इस तरीके की परिस्थितियां भविष्य में ना बने। हिमाचल सरकार के इन मंत्री जी की बोली इसलिए बदल गई क्योंकि इनकी क्लास लग गई कि कैसे कांग्रेस के राज में योगी मॉडल लागू हो सकता है। अपने ही मंत्री की बात से हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पल्ला झाड़ दिया।
सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ने हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कहने पर फटकार लगाई। कांग्रेस के कई नेता उनके बयान से नाराज हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य को फटकार लगने के साथ साथ हिमाचल के सीएम को भी सलाह दी गई है। सूत्र कह रहे हैं कि इस मामले में कांग्रेस आला कमान ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि कोई भी फैसला कानून के मुताबिक लेना होगा। यह भी कहा गया है कि यह ध्यान रखा जाए कि इस तरह के फैसले से भेदभाव न दिखे और किसी को कोई परेशानी ना हो। सूत्रों का दावा है कि विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी नेताओं के सामने माना कि उन्हें नेम प्लेट वाले फैसले को यूपी से नहीं जोड़ना चाहिए था। उन्हें अपने बयान में सुधार कर नया बयान जारी करने के लिए कहा गया, जिसके बाद आज उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया। सुनिए एक बार इस विवाद पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कैसे अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आखिर मिलावट रोकने से जुड़े एक अच्छे फैसले से कांग्रेस को दिक्कत क्या हो गई। Well, at the outset, I want to make it very, very clear. No such order has been given by the government. The Speaker has constituted a committee comprising all political parties to find a way out by which all these, vendors who are sitting on the streets, how their interests can be protected and how a space is to be allocated to them. It's not the same order which UP government has issued. शायद इसी फटकार का असर है कि कल विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम योगी की तस्वीर भी साझा की थी और नेम प्लेट को लेकर यूपी मॉडल का जिक्र भी किया था। लेकिन आज उन्होंने अपनी पोस्ट से सीएम योगी की तस्वीर हटा दी। जब तक कांग्रेस ने फटकार नहीं लगाई थी तब तक सिर्फ एक नहीं कई मंत्री इसका समर्थन कर रहे थे कि नेम प्लेट लगाने में बुराई क्या है बॉस। सुनिए हिमाचल के एक और मंत्री को। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि योगी का मॉडल को हम फॉलो करेंगे। देखिए, मैंने ऐसा सुना तो है नहीं कि विक्रमादित्य जी ने योगी साहब के मॉडल की बात करी है। ये तो मैं समझता हूँ आप ही बोल रहे हैं। विक्रमादित्य जी ने बोला है कि नाम जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, जिसका हम भी समर्थन जो है पूरी सरकार जो इसका समर्थन करेगी। इसमें क्या बुरी बात है। रिलायंस अपना नाम लगा सकती है, माननीय अपना नाम लगा सकती है। कोई बिजनेसमैन है या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके जीएसटी हैं, जिनके पैन कार्ड है, अगर वो अपना नाम अपनी दुकान के आगे लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में भी ये एक्ट में बदलाव जो है होगा। लेकिन अब सबकी बोलती कांग्रेस ने बंद कर दी क्योंकि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम का प्रेशर आ गया और फिर यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन इस यू टर्न से हिमाचल की जनता कंफ्यूज हो रही क्योंकि नेम प्लेट का फैसला तो मिलावट को रोकने के लिए था। फिर फैसले के ठंडे बस्ते में जाने का क्या मतलब। जिस तरह से हर जगह मिलावट की खबरें आ रही हैं उसके बाद तो यह फैसला और जरूरी था। तो क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट न मिल जाए इस डर से फैसला टाल दिया। आज अपनी सफाई में भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दुकानदारों की पहचान के मुद्दे को हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए जरूरी बताया, साफ सफाई के लिए जरूरी बताया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप खुद मान रहे हैं कि यह फैसला हिमाचल के लिए जरूरी है तो फिर लटका क्यों दिया, और अगर इस फैसले से पीछे ही हटना था तो फिर डंके की चोट पर ऐलान क्यों किया था। क्या मंत्री ने बिना सीएम को बताया या चर्चा की नेम प्लेट के फैसले का ऐलान किया था। कुछ लोग यह मान रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल में मस्जिदों के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू एकजुट होकर उतरे, उससे हिमाचल की सरकार बैकफुट पर आ गई थी और फिर नेम प्लेट जैसे फैसलों से हिंदुओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश हुई। लेकिन बाद में फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के नाराज हो जाने का रिस्क था। इस फैसले से हिमाचल में तो हड़कंप मचा नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस में बवाल मच गया क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है। इस फैसले से कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की नाराजगी का डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम और हाशिए पर आ जाएंगे। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस को घेर दिया। अब कांग्रेस को शायद यही लग रहा होगा कि अगर उनकी एंटी मुस्लिम छवि बन गई बॉस तो भाई जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। तब नेम प्लेट पर हिमाचल सरकार के फैसले का कांग्रेस के अंदर ही विरोध होने लगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने क्या कहा वो भी सुनिए। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार तो कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम वोटों की गुणागणित में फंसकर एक बड़े फैसले को लागू करने से घबरा गई, जबकि यह फैसला इसलिए जरूरी था क्योंकि आए दिन खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें आ रही।
मिलावट से भी खतरनाक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कभी कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, कोई आटे में थूक रहा है। ऐसी खबरों को सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और साफ कह दिया कि यूपी में यह सब नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि भाई पूरे यूपी में हम नेम प्लेट लगवाएंगे। और हमने आपको पहले ही बताया था कि बाकायदा नियम है कि हर जगह ऐसा होना चाहिए, कुछ जगह पे मत कीजिए, सब जगह कीजिए। तो हिमाचल में भी पूरे हिमाचल में हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाता। सुनिए कुछ दिन पहले कैसे सीएम योगी ने गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के वक्त ऐसे लोगों को चेतावनी दी थी, जो ये काम करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने खाने पीने की जगहों की जांच और नेम प्लेट को लेकर जो फैसला लिया, यूपी में विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है। उनके फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह फैसला पूरी तरह से कानून के तहत लिया गया। योगी सरकार का यह ऑर्डर किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सब पे लागू हो रहा है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिसकी दुकान लगाओ ना नाम। यह थोड़ी कहा है कि फलाने धर्म विशेष के लोगों को ही लगाना है। और यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता। इसके अलावा खाने की गुणवत्ता की जांच को लेकर जितने भी ऑर्डर हैं, उनको लेकर अधिकार पहले से ही फूड सेफ्टी अधिकारी को मिले हुए हैं। FSSAI फूड सेफ्टी की जांच को लेकर बहुत पहले से नियम बना चुका है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के नियमों के मुताबिक जांच के दौरान अधिकारी रेस्टोरेंट मालिक से लेकर सप्लायर तक का नाम जान सकता है। अधिकारी को यह भी अधिकार है कि वो रेस्टोरेंट या ढाबे में काम करने वाले हर व्यक्ति का नाम और पता और बाकी जानकारी कभी भी ले सकता है। ऑफिसर का यह अधिकार होता है कि वो किसी भी वक्त रॉ प्रोडक्ट और खाना बनाने के बर्तन हर चीज का निरीक्षण कर सकता है। आप सीएम योगी के गवर्नेंस को देखिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई फैसला प्रदेश हित के लिए जरूरी है तो वो पीछे नहीं हटते। यूपी में जब से सीएम योगी ने सभी रेस्टोरेंट ढाबों के वेरिफिकेशन का फैसला लिया, तब से यूपी में प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है। खाने की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। इसमें किसी की धर्म या जाति नहीं देखी जा रही। क्या गलत क्या है इसमें, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप कहीं खाने जा रहे हैं, आपको ढंग का खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन खाना बना रहा है, किसका रेस्टोरेंट है, ये नाम पता चल जाएगा ये और वहां की क्वालिटी पता चल जाएगी, तो दिक्कत क्या है। यूपी के इटावा की तस्वीर देखिए। यहां रेस्टोरेंट ढाबों पर सरप्राइज चेकिंग चल रही है, खाने की क्वालिटी को परखा जा रहा है। इटावा में फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट को चेक कर रहे हैं। किचन में जा जाकर देखा जा रहा है कि खाने बनाने वाले ने मास्क और ग्लव्स पहने या नहीं, नॉनवेज आइटम और वेज आइटम अलग अलग रखे गए हैं या नहीं। आप यह भी देखिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी सीएम योगी ने इसी तरह का फैसला लागू किया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। मामला तो कोर्ट तक चला गया। सवाल उठे कि सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही चेकिंग क्यों हो रही है। ऐसे सवाल उठे तो सीएम योगी ने पूरे यूपी में लागू कर दिया है। अब उस पर भी दिक्कत है। मुख्यमंत्री योगी हिंदू मुस्लिम वोटर के गुणागणित में नहीं फंसे। उन्होंने कई कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं की शिकायतें मिल रही थी कि लोग नाम बदलकर शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस ढाबे में नॉनवेज भी बनता है। सीएम योगी ने इस परेशानी को समझा, नेम प्लेट के आदेश को लागू कर दिया। सीएम योगी ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, इसलिए उनके मॉडल को विपक्ष के राज्य भी फॉलो करते हैं। इसी बात से इंडी गठबंधन चिढ़ता है कि सीएम योगी को इतनी फुटेज क्यों मिल रही है। इसलिए जब हिमाचल के मंत्री ने योगी का मॉडल का जिक्र किया तो कांग्रेस तिल मिला गई। कांग्रेस इसलिए भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ से चिढ़ गई क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग है, उसमें 26 सीटें जम्मू की हैं, जिसमें हिंदू बेल्ट वाली ज्यादा सीटें। इसलिए इस चरण में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार दिया, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई। सुनिए जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने कैसे कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता को शोषण। योगी आदित्यनाथ का विजन तो क्लियर है, असल कंफ्यूजन में तो कांग्रेस है। आप देखिए कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे, लेकिन इस रैली में राहुल गांधी पीओके के रिफ्यूजीज और कश्मीरी पंडितों के बीच का ही कंफ्यूजन जो है वो साफ दिख गया। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जाके वोट मांग रहे हैं, और पीओके के रिफ्यूजी और कश्मीरी पंडितों के बीच का फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है। पूरा वायरल हो गया वीडियो। सुनिए राहुल गांधी कैसे भाषण के दौरान फंस गए।
को सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। राहुल गांधी खुद तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, लेकिन उनसे कांग्रेस ये उम्मीद करती है कि वो पार्टी के कंफ्यूजन को दूर करेगी। जैसे आप देखिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दलित नेता कुमारी शैलजा के बीच भयंकर खटपट चल रही है, सबको पता है। चुनाव के दौरान ये खटपट इतनी बढ़ गई कि ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि दलित नेता का ऐसा अपमान हो रहा है कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकती है। हालांकि कुमारी शैलजा ने क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झगड़े ने कांग्रेस को बड़ी टेंशन दे दी। आज राहुल गांधी की हरियाणा में रैली थी तो किसी तरह से शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर कांग्रेस लेकर आ पाई। आप देखिए, कुमारी शैलजा और राहुल गांधी के बीच बातचीत भी चल रही है, यह भी दिख रहा है, लेकिन इनका टकराव कितना कम हो पाएगा यह अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति वहां बनी है वो एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगी कि राहुल गांधी आए और छू मंतर सब ठीक हो गया। देखिए, और जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि समझा भी नहीं, जान दीजिए, अभी जान दीजिए, इलेक्शन निकलने दीजिए। अब जो भी कह रहे हो, लग तो बॉडी लैंग्वेज से ऐसे ही रहा, लेकिन आप जाने दीजिए, कह देंगे, वो जाने देंगी और वो जाने देंगे तब तो, और पब्लिक जाने देगी तब तो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि विजन क्लियर हो कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं होता तो मामला गड़बड़ाता है। लेकिन देश तोड़ने वालों का विजन बहुत क्लियर होता है। जैसे बांग्लादेश को तोड़ने का जो प्लान बना, उनका विजन क्लियर था और वो विजन अब सामने आ रहा है। और पाठशाला में अगली क्लास में उसको समझिए, क्योंकि भारत के लिए भी संदेश है। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा, नए पीएम ने खुद मान ली साजिश की बात। अमेरिका का खालिस्तानी प्लान, बांग्लादेश के बाद मोदी का नया भारत निशाने पर है क्या? और हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनकर आने का फरमान किसने सुना दिया? अब इसका चैप्टर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे किसका दिमाग और पैसा था? क्या बांग्लादेश की जनता के विद्रोह की वजह से तख्ता पलट हुआ था, या फिर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग की गई थी? ये सारे सवाल बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद से लोगों के मन में उठ रहे थे। अब यह बात धीरे धीरे खुल रही है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे कौन था। खुद बांग्लादेश के नए पीएम ने इसके संकेत दे दिए। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उनके अमेरिका जाने के बाद से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका का हाथ था। जो हम लोग कह रहे थे कि भैया ये अमेरिका ने गेम किया है वहां पर शेख हसीना को हटाने के लिए, वही बात अब पीएम मान रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रची। शेख हसीना को हटाने की प्लानिंग 2019 से चल रही थी। यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बांग्लादेश में अमेरिका के जिस खेल की बात की जा रही थी, क्या वो वाकई में सच था? क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस अमेरिका जाकर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और जिस तरह से जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनिस को हाथों हाथ लिया, बाइडेन मोहम्मद यूनिस से इस तरह से मिले जैसे मोहम्मद यूनिस अमेरिका का कोई बड़ा काम करके आए। इन्हीं तस्वीरों से सवाल उठे कि बांग्लादेश में क्या अमेरिका का ही खेला था कि शेख हसीना को हटाकर वहां पर मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया जाए, क्योंकि शेख हसीना अमेरिका के दबदबे को मान रही थी और मोहम्मद यूनिस को प्रो अमेरिका माना जाता है, यानी अमेरिका जो कहेगा वो ही मोहम्मद यूनिस करेंगे। क्या इसलिए मोहम्मद यूनिस पर बाइडेन ऐसे प्यार लुटा रहे हैं जैसे यूनिस को जो काम सौंपा गया वो करके आया है? इस मुलाकात में जो बात भी हुई वो भी संदेह पैदा करती है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बात की और यूनिस को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश में होने वाले सुधार को अमेरिका समर्थन देता रहेगा, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश की नई सरकार को वहां नए रिफॉर्म्स लागू करने चाहिए जो पिछली सरकार में नहीं हो पा रहे थे। अगर बांग्लादेश के छात्र अपने देश के लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं तो उनकी और मदद करनी चाहिए। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में वो सुधार हो जो अमेरिका चाहता है। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका जिस देश का समर्थन करता है उससे दुनिया की सभी बड़ी संस्थाओं से मदद मिलनी शुरू हो जाती है।
बांग्लादेश में तख्ता पलट का अमेरिका ने समर्थन किया तो बाइडेन ने बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करके गले लगाया, और न सिर्फ गले लगाया बल्कि बांग्लादेश के लिए खजाना खोल दिया। न्यूयॉर्क में ही मोहम्मद यूनुस ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात कर ली। इस दौरान बांग्लादेश को आर्थिक मदद के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को राहत पैकेज अप्रूव किया। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक $3.5 बिलियन यानी करीब 29,270 करोड़ रुपए देगा। इससे पहले अमेरिका भी $200 मिलियन दे चुका है। इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं बांग्लादेश को पैसा देने से कतराती थी, लेकिन तख्ता पलट हुआ और अमेरिका का करीबी नेता सरकार का प्रमुख बन गया तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के लिए खजाना खोल रहा है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट एक्सपर्ट या रिजीम चेंज ऑपरेशंस का मास्टर कहा जाता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले मई में ही डोनाल्ड लू ढाका गए थे। यह भी कहा जाता है कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को भी तख्ता पलट की धमकी दी थी। अमेरिका से लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड लू के अलावा इस ऑपरेशन में अमेरिका के 4 और अधिकारी शामिल थे। इस प्लानिंग में अमेरिका की 5 संस्थाओं की प्रमुख भूमिका थी। 2019 से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग के तहत बांग्लादेश की सरकार विरोधी 3 सिविल सोसाइटी समर्थन कर रही थी। 77 से ज्यादा एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दी गई। 326 आम नागरिकों को पॉलिसी मेकिंग और डिमांड में शामिल किया गया। बांग्लादेश के समाज की कमियों को पता लगाने के लिए रिसर्च हुई। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और परफॉर्मर्स की पहचान की गई। यानी सब प्लान्ड तरीके से हुआ। और ये सारी बातें आपको बांग्लादेश के लिहाज से सिर्फ नहीं समझनी है, ये सारा पैटर्न क्या भारत में भी अप्लाई हो रहा है, जिसको हम और आप नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको सोचते जाइएगा। आप खुद सोचिए किस लेवल की तैयारी चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस योजना में आरक्षण का मुद्दा फ्रंट फुट पर दिख रहा था। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस पर सरकार के एक्शन से वो मौका मिल गया जब तख्ता पलट का प्लान सफल हो सकता था। तख्ता पलट का प्लान एक्टिवेट होने के साथ ही बांग्लादेश में उसका असर दिखने लगा था। यह प्लान कई स्टेज में लागू हुआ। सबसे पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया। सरकार के खिलाफ छोटी छोटी कई रैलियां निकाली गई, लोगों को जोड़ा गया। पब्लिक को बताया गया कि सरकार बदले बिना खुशहाली आ ही नहीं सकती। युवाओं और छात्रों को टारगेट किया गया। यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट विंग को सड़क पर उतारा गया। जो भी सामाजिक संस्था सरकार विरोधी थी उसे पैसे दिए गए। सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में कैंपेन चलाया गया। धीरे धीरे बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ आवाज तेज होती चली। इतने लार्ज स्केल पर यह सब किया जा रहा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन प्लान अभी सफल नहीं हुआ था। इसका फाइनल स्टेज शुरू हुआ 2024 के चुनाव के बाद। 2024 के चुनाव में शेख हसीना की जीत पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मार्च 2024 में अमेरिका के नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव में शेख हसीना ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। चुनाव से विपक्ष को गायब कर दिया गया। चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए शेख हसीना ने राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया। यानी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से माहौल सेट कर दिया गया। उसी समय बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया। जुलाई में छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। कई छात्र मारे गए। गुस्साए छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, जिसके बाद 5 अगस्त शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। बांग्लादेश पहला और अकेला देश नहीं है जहां अमेरिका ने तख्ता पलट किया है। अमेरिका पर कई देशों की सरकार गिराने की साजिश करने के आरोप पहले भी लगे। हाल ही में वेनेजुएला और कांगो ने अमेरिका पर ऐसा ही आरोप लगाया था। अगस्त में वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया। वेनेजुएला का आरोप था कि CIA ने राष्ट्रपति की हत्या की प्लानिंग की थी। वेनेजुएला ने 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें एक अमेरिकी नेवी सील कमांडो था। वेनेजुएला के अलावा अफ्रीकी देश कांगो ने भी अमेरिका पर कांगो में तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया था। इसी साल सितंबर में कांगो ने 3 अमेरिकी अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों अमेरिकी अधिकारियों पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप था। आरोप है कि अमेरिकी अधिकारियों ने मई में तख्ता पलट करने की कोशिश की। यह है अमेरिका, जो वैसे तो लोकतंत्र और समानता की बात करेगा, लेकिन अपने फायदे के लिए चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करता है। अमेरिका दुनिया भर में इसी तरह से करता रहा है। बांग्लादेश ही नहीं, कई बार अमेरिका भारत के खिलाफ भी प्लानिंग करता रहा है। लेकिन यह पीएम मोदी का नया भारत है जो इस तरह की किसी भी प्लानिंग को सफल नहीं होने दे रहा। अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसा किया जो उसकी खालिस्तान प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास पर यानी व्हाइट हाउस में
खालिस्तान समर्थकों की पहली बार एंट्री हुई व्हाइट हाउस में। खालिस्तानी, सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी इतिहास में पहली बार। ये सभी खालिस्तानी अमेरिका में अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस गए थे। अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब अलगाववाद का समर्थन नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि जिससे आप मिलते हैं वो कैसा व्यक्ति है, उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करने चाहिए। अगर आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं, तो इसके बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपके लिए कानून के राज से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले अमेरिका को खालिस्तानियों से मिलने की क्या सूझी बॉस? यानी ये सब कुछ जो अमेरिका कर रहा है, वो एक तरफ तो उसको पता है भारत को छोड़ के चल नहीं सकते, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी भारत का हित पहले रखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, तो ये बात अमेरिका को अंदर ही अंदर पसंद तो आती नहीं। क्योंकि पहले तो ये अपने आप को चीता बताता था कि मैं दुनिया का चीता। अब यहां भारत जो है वो दुनिया को लीड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इनको पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन भारत को, मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पीछे पीछे इनका ये खेल चल रहा है। भारत में भी किस तरह से चीजें, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है, क्या क्या होता है, वो आपको सबको पता है। तो इसलिए यह सोचना कि भारत में कुछ गलत नहीं हो रहा या गलत करने का प्रयास नहीं हो रहा, बॉस फिर आप किसी दुनिया में सोए हुए हैं। यह अच्छी बात है कि भारत अभी तक बचा हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी आरोप लगाया था कि अमेरिकी दखल से ही उनकी सरकार गई। शेख हसीना ने यह भी आरोप लगाया था और कहा था कि एक गोरा आदमी उनसे मिलने के लिए आया था और सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर सरकार गिराने की बात कही गई थी। बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इंकार किया, लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं वो इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश में सरकार गिराने का खेल अमेरिका ने ही रचा था। बांग्लादेश में अमेरिका की वजह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, नई सरकार बनी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर, नुकसान बांग्लादेश के हिंदुओं को उठाना पड़ रहा। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए, वहां पर तबाही मचाए हुए हैं। इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा खतरा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं। आप देखिए कि कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, त्योहार मनाने के लिए रंगदारी मांगी जा रही है, हिंदू कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो अमेरिका मानवाधिकार की बात करता है, मानवाधिकार हनन पे आंखें दिखाता है दुनिया भर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही। सिर्फ भारत की मोदी सरकार है जो इस मुद्दे को उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो अपने पर्व और त्योहार भी नहीं मना पा रहे। दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है और इस दौरान मंडप लगाकर मां दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू शायद ही दुर्गा पूजा मना पाए, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी संगठनों ने धमकी जारी की है, जिसके बारे में बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार में भी खबर पब्लिश हुई। इसमें लिखा है कि 5 लाख टका, बांग्लादेश में यही करेंसी चलती है ना, टका, तो 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के मौलाना बकायदा रैली निकालकर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। देखिए एक बार। दुर्गा पूजा के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक तरह से फतवा जारी कर दिया। ये एक तरह का जजिया टैक्स की तरह ही है जो मुस्लिम शासन में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाता है। यह फतवा हर दुर्गा पूजा पंडाल को भेजा जा रहा है। सभी पंडालों से कहा गया कि 5 लाख टका देना पड़ेगा, पैसा नहीं देने पर दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाने देंगे। कट्टरपंथियों की इस धमकी से बांग्लादेश के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, खासतौर पर पूजा कमेटी वाले तो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को नौकरी तक से निकाला जा रहा है, जबरन इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आगजनी और लूटपाट की खबरें तो आपने खूब देखी। बांग्लादेश के स्कूलों में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
यह बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नई साजिश है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो हिजाब पहने। ये तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर में सरकारी स्कूल की आपको दिखा रहा हूं, जहां हिंदू बच्चियों को धमकाया जा रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहना तो लोग गंदी नजर से देखेंगे। इन बच्चियों का कहना है कि वो बहुत दबाव में है। क्लासरूम के अंदर टीचर तक हिंदुओं को अपशब्द कहते हैं। सुनिए बच्चियां क्या कह रही हैं। আবার আমাদেরকে বলছে যে তোমরা কোরআন শরীফের নিজেদের সূরা মুখস্থ করবা, 7 দিনের মধ্যে অর্থসহ সূরা মুখস্থ করবা, তাই নাইলে হিজাব পরবা। হিজাব থেকে ওরা হিজাব করতে বলছে, আবার পর্দা করতে বলছে। তাই পর্দা না করলে তোমাদের শরীর মেয়েরা ছেলেরা দেখতে পাবে, গাল দেয়। ক্লাসে আবার স্যারেরা বাজেভাবে আমাদেরকে গালি দেয়। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পরো না কেন। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तालिबानी फरमान जारी कर रहे हैं, हिंदुओं की जान खतरे में है। लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका में बाइडेन से गले मिल रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के नागरिक इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिका में बसे बांग्लादेशियों की समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके देश के साथ कैसे खेल हुआ है। इसलिए जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए तो वहां बांग्लादेशी मूल के नागरिकों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनुस को फादर ऑफ टेररिस्ट कहा गया। इतना ही नहीं, यूनुस को हिंदू किलर भी कहा गया। सुनिए अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशियों का गुस्सा कैसे भड़का हुआ है। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास